कुछ समय पहले की बात है। सरजू और बिरजू नाम के दो किसान मलाना नाम के गांव में रहते थे। दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने अपनी कटी हुई फसल एक नगर में बेची और पैसे लेकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। जंगल से गुजरते हुए रास्ते में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और एक टूटे पड़े कुएं में छलांग लगा दी। ये देखकर सरजू कुएं की तरफ भागा। जल्दी से बिरजू उसके पास आया और बोला, बिरजू, क्या वो जो कुएं में कूदा है तुम उसे बचाना चाहते हो? हमें तो पता भी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। जबरदस्ती के चक्कर में मत फंसो, आओ हम चले यहाँ से। लेकिन बिरजू ने सरजू की नहीं सुनी और बोला, अगर उस आदमी की जो कुएं में हमारी आंखों के सामने कूद गया मदद नहीं करते हैं तो हमारी इंसानियत मर चुकी है। हम इंसान कहलाने लायक नहीं है और यहाँ शक करने के लिए क्या है? उसने झट से अपनी धोती और कुर्ता उतार दिया और वो कुएं में उतरने के लिए तैयार हो गया। ठीक है तो करो जो करना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इस तरह सरजू ने जोर से कहा और वहाँ से चला गया। बिरजू उस कुएं में कूद गया और बड़े जतन करके उस आदमी को बाहर निकाला। जब बिरजू बाहर आया तो उसे वहाँ सिर्फ अपनी धोती मिली और कुर्ता गायब था। उसे याद आया कि फसल की कटाई के मिले सारे पैसे उसने अपने उस कुर्ते की जेब में ही रखे थे। वो चिंता में पड़ गया और इधर उधर तलाशने लगा। तभी सरजू एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे खींचते हुए वहां लाया। उस आदमी ने बिरजू का वही कुर्ता पकड़ा हुआ था। उसकी जेब में 5,000 रुपए देखकर बिरजू को सुकून आया। फिर सरजू ने दोनों आदमियों को एक पेड़ से बांध दिया। अरे सरजू, क्या हो गया? कौन है ये? बताता हूँ, अगर तुम मेरी बात सुनो। इन दो आदमियों से मैं पहले धोखा खा चुका हूँ। उस समय एक आदमी उस कुएं में गिरकर चिल्लाया था, बचाओ बचाओ। तुम्हारी तरह मेरी भी मानवता जाग पड़ी थी। तुरंत मैंने अपना कुर्ता उतार कर परे रख दिया, फिर उस आदमी को बचाया जो कुएं में गिर गया था। जब तक मैं ऊपर आया मेरा कुर्ता गायब हो चुका था और मैंने उसमें रखे 2,000 रुपए गवा दिए थे। वो आदमी जिसे मैंने बचाया था बड़े भोलेपन से बोला था, अरे मुझे बचाने के आए लेकिन अपने पैसे खो दिए। मैं अपनी बुरी किस्मत सोचकर वहां से चला गया। आज जब हम इस रास्ते से आ रहे थे मुझे वो घटना याद हो आई। मैं तुम्हें बताने ही जा रहा था कि यह आदमी कुएं में कूद पड़ा। मुझे लगा जरूर इस सारी बातों के पीछे कोई साजिश है और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही तुम कुएं के अंदर उतरे एक आदमी पेड़ से नीचे उतरा और तुम्हारा कुर्ता उठा लिया। जब वो उसे लेकर भाग रहा था मैंने उसे पकड़ लिया। ये बड़े शातिर लुटेरे हैं जो मिलकर मुसाफिरों को लूटते हैं। एक आदमी कुएं में कूद जाता है और दूसरा लोगों के कपड़ों से पैसे और कीमती चीजें निकालकर चंपत हो जाता है। अब तक तो तुम्हें भी बात समझ में आ गई होगी। इनकी सच्चाई जानने के लिए मैंने जोर की आवाज में तुमसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ। इस सब के पीछे इतनी बड़ी साजिश थी। धोखेबाज दोनों के दोनों। आओ चलो इन दोनों आदमियों को लेकर चलते हैं और ग्राम प्रधान को सौंप देते हैं। तुमने अपनी बुद्धिमानी से सिर्फ इन ठगों को नहीं पकड़ा बल्कि हमारी मेहनत की कमाई भी खोने से बचा ली। मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद हूँ। फिर ग्राम प्रधान ने उन दोनों चोरों को जेल की सजा करवाई जो लोगों को धोखा देकर ठगते थे और फिर गायब हो जाते थे। कुछ सालों पहले की बात है। हरदा नाम के एक गांव में दीपांकर नाम का एक नौजवान रहता था। उसे बचपन से ही उसकी नानी ने पाला था। दीपांकर बहुत डरपोक था। वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था, जबकि उसकी नानी उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश करती, लेकिन दीपांकर के दिल से डर नहीं जाता। उस गांव में जब भी किसी को कोई चीज चाहिए होती थी तो वो उसे खरीदने नगर जाते थे। एक दिन, अरे उठ, नगर जाकर कुछ किराने का सामान लेकर आ। नानी, उसके लिए तो मुझे जंगल से निकल कर जाना पड़ेगा। सब कोई कहते हैं कि जंगल में भूत घूमते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। उसे इस तरह रोता देखकर नानी बोली, ए दीपांकर, अगर हर बात से इस तरह खौफ खाएगा तो पूरी जिंदगी घर पर ही पड़ा रहेगा। सबसे पहले अपनी इस डर पर काबू पाने की कोशिश कर। नानी, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। जरा बताओ कैसे बनूं मैं निडर। अगर जंगल से निकलते हुए कोई भूत सामने आ जाए तो उसे पता ना चलने देना कि तुम डर गए हो, और जरूरी बात कि उसे ये भी ना पता चले कि तुम एक इंसान हो। उससे भी जरूरी ये कि तुम्हें सूझबूझ से उस भूत का राज पता करना होगा, फिर तुम उन्हें खुद से डरा सकते हो। दीपांकर को नानी की बात अच्छी लगी। तुरंत उसने नगर जाने का मन बना लिया। जंगल में घुसते हुए उसे घबराहट हुई।
कि भूत उसे बीच में रोकेंगे और वो बहुत धीरे धीरे चलने लगा। जब वो एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो एक भूतनी सामने आ गई। कौन है रे तू? यहाँ कैसे आया? दीपांकर ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? इससे भूतनी की आवाज धीमी पड़ गई। मैं एक भूतनी हूँ और इस बरगद के पेड़ पर रहती हूँ। दीपांकर की हिम्मत बढ़ गई। मैं भी एक भूत हूँ। ये सुनकर अच्छा, कहाँ जा रहे हो? दीपांकर झट से बोल पड़ा, मैं नगर जा रहा हूँ। इस जंगल में रह रहकर ऊब गया हूँ। भूतनी उत्साहित होकर बोली। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? इससे दीपांकर सोचने लगा, अरे बाप रे, मैंने जबरन ही ये बात बता दी। लगता है ये भूतनी अब पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचते हुए उसने भूत से कहा, ठीक है, आ जाओ, चलो चले। कुछ दूर जाने के बाद भूतनी बोली, हम दोनों ही इस तरह पैदल क्यों चल रहे हैं? तुम मुझे कुछ दूर तक उठाओ और फिर कुछ दूर तक मैं तुम्हें उठा लूंगी। ठीक है, पहले तुम मुझे उठाओ। ये कहते हुए वो भूत की पीठ पर चढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद भूतनी को शक हुआ और उसने पूछा, वैसे एक बात है, भूत तो बड़े हल्के होते हैं, तुम इतने भारी क्यों हो? अरे मैं नौजवान भूत हूँ, इसीलिए। और क्या, थक गई क्या? कुछ देर चलने के बाद दीपांकर की बारी आई। इससे वो भूतनी उसके पीठ पर चढ़ गई। उसका वजन बड़ा कम था, लेकिन दीपांकर का उस भूतनी को उठाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और जल्दी जल्दी चलने लगा। ये क्या है? तुम चल रहे हो तो आवाज क्यों आ रही है? भूतों के चलने पर तो आवाज नहीं आती है। क्या तुम भूत हो भी या नहीं? मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ ना, मैं सबसे शक्तिशाली भूत हूँ, इसीलिए आवाज आ रही है। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ एक छोटी सी नदी पड़ी। जब वो उस नदी को पार करने लगा तो उसके कपड़े भीग गए। इससे भूतनी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो भूतनी बिना कुछ बोले उस पर निगरानी रखने लगी। क्या तुम मुझसे डर गई क्या? मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूँगा। नहीं, मैं क्यों डरूंगी तुमसे? मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि कोई इंसान मेरे ऊपर थूक ना दे। इस तरह अनजाने में उस भूतनी ने अपना राज ही उगल दिया। क्या? लेकिन क्यों? वो एक राज है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए उस नगर की सीमा पर पहुंच गए। फिर कुछ लोग उनके आसपास दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर भूतनी को घबराहट होने लगी। सुनो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन दीपांकर ने उस भूतनी को कसकर पकड़ लिया और नीचे नहीं उतारा। इससे भूतनी नीचे कूद पड़ी और एक बकरी में बदल गई। फौरन दीपांकर ने उसके ऊपर थूक दिया। इससे भूतनी अब बकरी ही बनी रह गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम एक इंसान हो। मैंने जबरन ही तुमसे अपना राज बांट लिया। अब मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। आज के बाद मुझे बकरी बनकर रहना होगा। तब दीपांकर हंसा और बोला, तुमने पहले अनजाने में अपना एक राज बताया और अब ये दूसरा कि तुम अब एक बकरी ही बनकर रहोगी, ये जानने के बाद कि मैं एक इंसान हूँ। ये कहते हुए दीपांकर ने उस भूत को बकरी के रूप में बाजार में ले जाकर तगड़ी कीमत पर बेच दिया और फिर अपनी पूरी जिंदगी किसी चीज से नहीं डरा। एक बार की बात है, शशिकला नाम की एक बूढ़ी औरत धेलापली गांव में रहती थी। शशिकला का इकलौता बेटा बाला जरा आलसी मिजाज का था। वो कोई कामकाज नहीं करता था। शशिकला कुछ घरों में काम करके अपने बेटे का पेट भरती थी, लेकिन बाला बिना कुछ किए दिन भर बस खाता पीता और फिर खाट तोड़ता। एक दिन शशिकला ने बाला को बुलाकर कहा, मेरे बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हारी उम्र के सभी लड़के कुछ ना कुछ करके पैसा कमा रहे हैं। तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। कुछ नहीं करोगे तो कुछ समय के बाद हम भूखे मरेंगे। ये सुनकर आलसी बाला को कोई जवाब नहीं सूझा। वो एक अनपढ़ लड़का था और दिमाग का तेज भी नहीं था। बाला पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन सुबह बाला ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं कुछ काम करके पैसे कमाऊंगा। सावधान रहना मेरे बेटे, जो पैसा कमाओ उसे संभाल के रखना, उस पैसे को कहीं खो ना देना। जब बाला जा रहा था, एक माली ने उससे पूछा, अरे ओ लड़की, क्या तुम हमारे खेत से जंगली घास निकाल दोगे? बाला बड़ा खुश हुआ और सुबह से शाम तक बड़ी मेहनत से उस जमीन की जंगली घास उखाड़ के हटा दी। फिर उस माली ने उसे 10 रुपए दिए।
बाला जो बड़ा खुश था वो पैसे लेकर घर जाने लगा। फिर उसने अपनी माँ को जोर से पुकारा। अम्मा अम्मा। शशिकला बाहर आई और कहा, अरे बेटे क्या बात हो गई? बाला ने शशिकला को अपनी मुट्ठी खोलकर दिखानी चाही, लेकिन हाथ में कुछ था ही नहीं। कहाँ गया वो पैसा जो तुमने कमाया था? तुमने कहाँ रखा था? अम्मा, मैंने पैसे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ कर रखा था जैसे तुमने कहा था, और सीधे घर आया हूँ। अरे मूर्ख, पैसों को जेब में रखना चाहिए ना। इस तरह शशिकला ने उसको डांट लगाई। अगले दिन सुबह बाला गोपाल के पास गया जो मवेशियों को चराने के लिए जा रहा था। काम हो कोई तो दे दो। तो गोपाल ने उसे मवेशी चराने के लिए भेज दिया। शाम में जब बाला वापस आया, गोपाल ने उसे पैसों की बजाय एक दूध से भरा बर्तन दिया। बाला खुशी से फूला नहीं समाया और वो दूध के बर्तन लेकर घर जाने लगा। कुछ दूर चला था कि उसे अपनी अम्मा की बताई बात याद आ गई। तुरंत उसने दूध अपनी जेब में उड़ेल लिया और घर पहुंचा। आओ बेटा, आज तुमने क्या कमाया? दूध लाया हूँ जेब में भरकर। अरे मूर्ख लड़के, क्या कोई दूध को अपनी जेब में डालता है? दूध के बर्तन को तो सिर पर रख कर लाना था। बाला को फिर डांट पड़ गई। अगले दिन सुबह जब वो बाहर निकला तो उसे कहीं काम नहीं मिला। वो लंबा रास्ता तय करके कस्बे पहुंच गया। वहाँ एक धोबी वीरा ने उसे कुछ काम दिया। उसने शाम तक कपड़े धोए। वीरा ने काम के बदले में उसे एक गधे का बच्चा पकड़ा दिया। बाला फिर उस गधे को लेकर घर लौटने लगा। कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे अपनी माँ की डांट याद आ गई। माँ ने मुझे जो भी मिले उसे सिर पर रखने के लिए कहा था ना। बाला ने उस गधे के बच्चे के आगे और पीछे के पैर बांधे और अपने सिर पर रख लिया और फिर से चलना शुरू कर दिया। जमींदार की बेटी पद्मा ने बाला को अपनी छत से सिर पर रखकर एक गधे को ले जाते देखा जो अपने पैर जोर जोर से पटक रहा था। दरअसल बात ये थी, जमींदार की बेटी अपनी आवाज खो चुकी थी। जमींदार ने घोषणा करवाई थी कि जो भी उसकी बेटी की आवाज वापस ला देगा वो उसे 1000 रुपए इनाम में देगा। बाला को अपने सिर पर रखकर एक गधा ले जाते देख पद्मा हंस पड़ी। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या अपने सिर पर कोई गधे को रख कर ले जाता है? इस तरह वो चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगी। जमींदार ने अचानक अपनी बेटी को बोलते देखा तो बहुत खुश हुआ। तुरंत घोषित की हुई 1000 रुपए की राशि बाला को दे दी। फिर बाला ने उसे ध्यान से अपनी जेब में रखा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद बाला ने वो पैसे अपनी माँ को दे दिए और सारी घटना कह सुनाई। बाला कोई बुद्धिमान लड़का नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात मानने से उसके साथ आखिरकार कुछ अच्छा हो ही गया। फिर उसने उस पैसे से एक छोटा सा धंधा शुरू किया और अपनी माँ की दी हुई सलाह का अनुसरण किया।